हेलो डियर सीटेट एस्पिरेंट। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में आपको ईवीएस का जो पेपर है वो लेकर चलेंगे। ईवीएस की जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है ये आपका। अब डेली आपकी ईवीएस की प्रैक्टिस सेट चलेगी। जो आपका सीटेट जुलाई का है, ये सीटेट आपका इसका प्रैक्टिस सेट हम कराएंगे। देखिए, कोई कंफर्म नहीं है कि सीटेट जुलाई में हो या दिसंबर में हो, तो हम प्रैक्टिस सेट अभी से स्टार्ट कर देंगे। हम सीटेट जुलाई को ही मानकर चलेंगे। तो चलिए हम फटाफट से यहाँ पर 15 क्वेश्चन हम लिए हैं, टॉप 50 क्वेश्चन, और उन्हें हम देख लेते हैं। जो आपको ऑनलाइन पेपर में आप देख रहे हैं कि जो ईवीएस का पेपर है वो थोड़ा अलग तरीके से आ रहा है, तो क्वेश्चन हम उस तरीके से लाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का तात्पर्य क्या है। देखिए, पूछा है कि व्यापक का तात्पर्य क्या है। व्यापक का मतलब क्या होता है, आपको ये देखना है। तो आइए हम पहले यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, बिना ऑप्शन का हमें नहीं समझ में आएगा। तो ऑप्शन 1 है कि प्रत्येक वर्ष परीक्षाओं के माध्यम से होने वाला मूल्यांकन। ऑप्शन 2 है कि शिक्षार्थियों के शैक्षिक एवं शैक्षिक पक्षों की किसी एक क्षमता का व्यापक मूल्यांकन। ऑप्शन 3 है कि शिक्षार्थियों के ज्ञान, समझ, व्याख्या, अनुप्रयोग, विश्लेषण इत्यादि क्षमता का मूल्यांकन। ऑप्शन 4 है कि शिक्षार्थी की याद करने की क्षमता का व्यापक मूल्यांकन। तो आइए हम देख लेते हैं यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही होगा कि शिक्षार्थी के ज्ञान, समझ, व्याख्या, अनुप्रयोग, विश्लेषण इत्यादि क्षमता का मूल्यांकन। आइए हम देखते हैं कैसे ये होगा। देखिए, सतत का मतलब आपका होता है लगातार। ठीक है, सतत का मतलब लगातार, विद्यार्थी का लगातार आप मूल्यांकन करेंगे। व्यापक का मतलब होता है अगर आप लगातार मूल्यांकन कर रहे हैं तो किन चीज़ों का करेंगे। तो हम क्या करेंगे, उनके ज्ञान का, उनके समझ का, उनके जो व्याख्या का उनकी क्षमता है व्याख्या करने की, अनुप्रयोग करने की जो उनके अंदर व्याख्या है, विश्लेषण करने की उनके अंदर जो व्याख्या है, इनकी जितनी भी क्षमताएं हैं, इन सारी क्षमताओं का हम क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। कैसे मूल्यांकन करेंगे हम, लगातार। सतत का मतलब क्या होता है आपका, लगातार होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कक्षा कक्ष में पौधे में श्वसन की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए एक शिक्षक निम्नलिखित आरेख प्रस्तुत करता है। आइए हम आरेख को देख लेते हैं, आरेख क्या है। तो आरेख में देखिए, आरेख 1 नंबर है आपका पत्तियां, आरेख 2 में है फूल, और आरेख सी, ए में पत्तियां हैं, बी में आपका फूल है, सी में आपका क्या है, तना है, और डी में ये तीनों आ जाते हैं। तो आइए देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है। ऑप्शन है, इसे हम छोटा कर देते हैं तो आपको सारा क्वेश्चन दिखेगा। चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन है कि निम्न में से वह अक्षर जो पौधे में श्वसन क्रिया के माध्यम को प्रदर्शित करता है। तो इसमें से आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा इसमें से ऑप्शन है जो पौधे में श्वसन क्रिया को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए है, बी है, सी है, कौन सा है। तो आइए उत्तर देख लेते हैं हम। ऑप्शन नंबर ए होगा, ए में क्या आपकी पत्तियां हैं। पत्तियां क्या करती हैं, पौधे में श्वसन की अवधारणा को क्या किया है, ये स्पष्ट करती हैं। इसमें देखिए, पौधे में श्वसन की जो क्रिया होती है पत्तियों के द्वारा ही होती है, यहाँ पर देख लीजिएगा आप सभी। और इस क्रिया में फूल और तने की भूमिका प्रासंगिक नहीं होती है। जो आपके फूल है और तने हैं, जो आपका श्वसन क्रिया है, इसमें सिर्फ पत्तियां ही काम करती हैं, क्योंकि ये जो पत्तियां होती हैं, ये पत्तियां प्रकाश के संश्लेषण से क्या करती हैं, भोजन को ग्रहण करती हैं। जब ये प्रकाश संश्लेषण से भोजन को ग्रहण करती हैं, ठीक है, तो उस टाइम क्या करती हैं, वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मतलब आपका CO2 होता है, CO2 को क्या करते हैं, वो ग्रहण करते हैं, और उसके साथ आपको क्या करते हैं, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, आपको छोड़ते हैं। O2 को क्या करेंगे, छोड़ते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, पत्तियां। अगला हम क्वेश्चन आइए देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि एक पौधे अथवा उसकी जाति के पौधे के वातावरण के बीच संबंधों के अध्ययन को कहेंगे। तो यहाँ पे 4 संबंध बताया गया है, इनमें से किस संबंध को कहेंगे, स्वपारिस्थितिकी, दूसरा है समपारिस्थितिकी, तीसरा है पारिस्थितिकी तंत्र, चौथा है जीन पारिस्थितिकी। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, स्वपारिस्थितिक कहेंगे। अगला ये देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा केरल की पहचान है। ऑप्शन ए है शिकारा, 2 है फेरी,
3 है अपुतियक, 4 है कारवां। तो आइए हम देख लेते हैं यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, फेरी। फेरी क्या है, ये देखिए एक प्रकार की क्या है, ये फेरी नाव है। नाव या तो इसे हम जहाज भी कर सकते हैं, जिसका हम प्रयोग क्या करते हैं, यात्री को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में करते हैं। अब यहाँ पर आइए देख लेते हैं ये फेरी होगा, ये कहाँ पर है, ये केरल में पाया जाता है। अब आइए देखते हैं यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे अपुतियक, अपुतियक आपका क्या है, ये इसे इग्लू कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, इग्लू है। इग्लू क्या होता है, जो बर्फ से बना हुआ आपका घर होता है वही हमारा क्या होता है, इग्लू होता है। अब देखिए यहाँ पर एक दिया आपका शिकारा, तो शिकारा क्या होता है, शिकारा एक हाउस बोट होता है। ये क्या होता है, लकड़ी का हाउस बोट होता है। शिकारा आपका लकड़ी का हाउस बोट होता है, ठीक है। और ये शिकारा पाया कहाँ जाता है, तो ये डल झील में पाया जाता है। डल झील आपका कहाँ पर है, ये हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। डल झील कहाँ पर है आप ये बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान, मतलब आप मूल्यांकन कर रहे हैं उसके दौरान शिक्षक को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। देखिए ऐसा कौन सा कार्य है, अगर आप बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं तो आप नहीं करेंगे। ऑप्शन 1 है कि प्रत्येक शिक्षार्थी की अनुक्रिया के बारे में संवेदनशील होना। ऑप्शन 2 है कि शिक्षार्थी की प्रगति के बारे में सूचना एकत्र करते रहना। ऑप्शन 3 है कि शिक्षार्थियों को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर उनके बीच तुलना करना। ऑप्शन 4 है कि शिक्षार्थियों की विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को अभिलेखबद्ध करना। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं सही उत्तर हमारा क्या होगा। देखिए प्रत्येक शिक्षार्थी की अनुक्रिया के बारे में संवेदनशील रहना, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आप हमेशा शिक्षार्थी जो अनुक्रिया करेगा आप संवेदनशील होकर उन्हें सुनेंगे, ऐसा नहीं है कि आप उन्हें मारेंगे डांटेंगे। दूसरा क्या है कि कोई भी सूचना है तो शिक्षार्थी के बारे में आप उन्हें एकत्र करेंगे, उनके बारे में जानकारी सारी रखेंगे। तीसरा क्या है कि सूचना का अभिलेखबद्ध करना, आप सूचनाओं को उनके इकट्ठा करेंगे और रखेंगे, ये भी सही है। लेकिन आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या है कि शिक्षार्थी के विभिन्न वर्गों में विभाजित कर उनके बीच तुलना करना, ये बिल्कुल गलत है। आप कभी भी किसी भी शिक्षार्थी को या किसी भी बच्चे को आप वर्ग में विभाजित कर उनके एक दूसरे के बीच में कभी भी तुलना नहीं करेंगे। तुलना करना हमारा क्या है, निगेटिव वर्ड है। अगर आप तुलना करते हैं तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, पूछा है कि शिक्षण में पाठ्य संबंधी क्रियाओं का प्रयोग। ऑप्शन 1 है कि शिक्षण को जटिल बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन 2 है शिक्षण को रोचक, सुग्राह्य एवं प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। 3 है कि शिक्षण को आकर्षक बनाने के लिए नहीं किया जाता है। 4 है कि शिक्षक को भ्रमित करने के लिए किया जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, पहले ध्यान से देखिएगा आप सभी। क्वेश्चन है कि शिक्षण में पाठ्य संबंधी क्रियाओं का प्रयोग। जैसे आप शिक्षण करा रहे हैं, आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बच्चे को पढ़ाने के बाद क्या होता है कि आप अलग अलग सी एक्टिविटी या अलग अलग सी क्रिया करते हैं, क्रिया करके बच्चों को सिखाते हैं। तो क्या अगर आप क्रिया करके बच्चों को सिखाएंगे तो आप खुद भ्रमित होंगे उसमें, ऐसा तो नहीं कि आप भ्रमित होंगे। ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा आपका। शिक्षण को आकर्षण बनाने के लिए नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम इस तरीके की क्रिया करके बच्चों को पढ़ाते हैं तो जो हमारा शिक्षण है उसे हम आकर्षण बनाने के लिए करते हैं, और क्या करते हैं वहाँ पर कि बच्चों में रुचि उत्पन्न करने के लिए करेंगे, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 1 देख लेते हैं क्या है कि शिक्षण को जटिल बनाने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज़ को क्रिया करके सिखा रहे हैं, किसी एक्टिविटी से सिखा रहे हैं, या तो फिर आप खेल के माध्यम से सिखा रहे हैं, तो आप वहाँ पर शिक्षण को क्या कर रहे हैं कि जटिल बना रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 भी हमारा गलत हो जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं इसमें सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। कैसे, यहाँ पर क्या करेंगे, अगर आप क्रिया कर रहे हैं तो शिक्षण को क्या करेंगे, रुचिकर बनाएंगे, प्रभावशाली बनाएंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 बिल्कुल सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि रात्रि के समय जब सूरज डूब जाता है तब पृथ्वी की सतह के कारण गर्म बनी रहती है। ऑप्शन 1 है ओजोन मंडल के कारण, 2 है जलवायु परिवर्तन के कारण, 3 है ग्रीन हाउस के प्रभाव के कारण, 4 है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। तो आइए देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण। जो रात्रि के समय जब सूर्य डूबता है तब क्या होता है कि पृथ्वी की सतह क्या होती है, गर्म होने लगती है। क्यों होती है, ये ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन है कि पर्यावरण शिक्षा में पाठ्य संबंधी क्रियाओं का प्रयोग। ऑप्शन 1 है कि शिक्षण को आसान बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन 2 है
ये देखिए ये क्वेश्चन हो गया आपका। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये इसके पहले हमने पढ़ा चुके हैं हम। क्वेश्चन है कि वायुमंडल के ओजोन परत क्षरण से क्या हानि होगी। तो वायुमंडल का जो ओजोन परत है, ओजोन O3, ओजोन को हम क्या कहेंगे, O3 करेंगे। तो अगर इसका क्षरण हो रहा है तो क्या हानि होगी। ऑप्शन 1 है कि पृथ्वी की सतह का औसत तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा। 2 है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। 3 है पराबैंगनी किरणों को बढ़ी हुई मात्रा पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगी। ऑप्शन नंबर 4 है कि ध्रुवीय बर्फ भंडार के पिघलने से समुद्र तल ऊपर उठ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा कि पराबैंगनी किरणों की बढ़ी हुई मात्रा पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगी। देखिए जो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें होती हैं वो उनका बचाव कौन करता है, तो हमारी जो ओजोन परत होती है वो इन किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकती हैं। जब इन किरणों इसमें ओजोन परत में क्या होगा, जब छिद्र हो गया है तो ये किरणें क्या होती हैं कि ओजोन परत से न होकर ये डायरेक्ट पृथ्वी तक आती हैं, जो हमें बहुत ही हानिकारक पहुंचाती हैं। जिससे क्या होता है कि स्किन कैंसर या स्किन से संबंधी जितने भी रोग होते हैं वो हमें क्या होते हैं, बहुत ही क्षति पहुंचाते हैं। चलिए अगला हम देखते हैं क्या होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है कि छोटे बच्चे को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य। ऑप्शन 2 है शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बालकों और अभिभावकों के साथ बांटना। ऑप्शन 3 है प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं एवं खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना। ऑप्शन 4 है कि अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं। तो आप सभी इसका उत्तर बताइएगा क्या होगा। चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। तो प्राथमिक स्तर पर जो आकलन है उसमें आप क्या शामिल करेंगे, अगर आप एक शिक्षक हैं तो आप क्या शामिल करेंगे। तो उसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, देखिए 2 सही होगा कि शिक्षक द्वारा सतत क्या करेंगे, आप सतत और असंरचनात्मक तरीके से क्या करेंगे, बच्चे का क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे और उस अवलोकन को क्या करेंगे, अभिभावकों के साथ क्या करेंगे, साझा करेंगे या बांटेंगे। बच्चे जो भी क्रिया कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है, आप लगातार उसका अवलोकन करेंगे और अवलोकन को क्या करेंगे, एकत्र करके रखेंगे और अभिभावक के साथ उन्हें क्या करेंगे, आप शेयर करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा कि कक्षा कक्ष में एक शिक्षिका अम्लीय वर्षा, ठीक है, किस पर, अम्लीय वर्षा प्रकरण को पढ़ाते समय इससे संबंधित प्रमुख कारकों के उदाहरण निम्न रूप से प्रस्तुत करती है। ऑप्शन 1 है कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, ऑप्शन 2 है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन 3 है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन 4 है कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि निम्न से वे कारक हैं जिनके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है। अब यहाँ पे आप इन चारों ऑप्शन में से बताइएगा कि ऐसा कौन सा कारक है जिनके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है। तो आइए हम देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या हमारा नाइट्रस ऑक्साइड और ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3 सल्फर डाइऑक्साइड, अगर इनका उत्सर्जन होता है तो क्या होगा, अम्लीय वर्षा होता है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि पर्यावरणीय प्रतियोगिताओं का मुख्य उद्देश्य नहीं है। आप पर्यावरण की प्रतियोगिता करा रहे हैं, आप एक टीचर हैं, तो इसमें से आपका ऐसा कौन सा उद्देश्य होगा जो आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 है बालकों को पर्यावरण विषय का विद्वान बनाना। क्या आप बालक को क्या करेंगे, पर्यावरण के विषय में विद्वान उन्हें बनाएंगे, क्या आपका ये उद्देश्य होगा। दूसरा ऑप्शन है कि पर्यावरण संबंधी समस्याओं के प्रति सचेत करना। क्या उन्हें पर्यावरण की जो समस्याएं हैं उनके प्रति उन्हें बच्चे को क्या करेंगे, आप सचेत करेंगे। तीसरा ऑप्शन है कि प्रदूषण की रोकथाम संबंधी उपायों से परिचित कराना, या तो उन्हें आप क्या करेंगे कि प्रदूषण का जो भी रोकथाम है उनसे संबंधित जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी उपाय हैं उनसे आप परिचित कराएंगे। ऑप्शन 4 है कि पर्यावरण विषय के प्रति रुचि का विकास करना। तो देखिएगा इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो देखिए हम यहाँ पर आइए देख लेते हैं कि रुचि का विकास करना आपका उद्देश्य होगा, रोकथाम संबंधी उपाय को परिचित कराएंगे, ये भी होगा, ठीक है, समस्या के प्रति उन्हें सचेत कराएंगे, ये भी सही है। लेकिन हमें किसी भी बच्चे को पर्यावरण विषय में बहुत ज़्यादा विद्वान नहीं बनाना है। जब बच्चे इन सारी चीज़ों को जान जाएंगे तो वो खुद ही विद्वान हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि आप परीक्षा में
निरीक्षण का कार्य करना चाहते हैं। ठीक है, निरीक्षण का मतलब जैसे आपकी गाड़ी लगती है तो आप उस कार्य को करना चाहते हैं। आपका पुत्र भी परीक्षार्थी है, आप क्या करेंगे? देखिए क्वेश्चन समझिए क्या है कि आप कहीं टीचर हैं और आप क्या कर रहे हैं, गाड़ी का काम करना चाहते हैं और उसी में जिस कमरे में आप करना चाहते हैं उसी कमरे में आपका पुत्र भी क्या है, मतलब आपका बेटा भी क्या कर रहा है कि एग्ज़ाम दे रहा है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये सिचुएशन पूछा गया आपसे। ऑप्शन है कि अपनी ड्यूटी उसके कक्ष में लगाएंगे। ऑप्शन 2 है अपनी ड्यूटी उसके कक्ष में बिल्कुल नहीं लगवाएंगे। ऑप्शन 3 स्वयं ड्यूटी न करके अपने मित्र की ड्यूटी लगवाएंगे। ऑप्शन 4 उड़न दस्ते में सम्मिलित होने का प्रयास करेंगे। उड़न दस्ते का मतलब जो आपको बैच आती है उसके बारे में कहा गया है। तो आप ऐसा क्या करेंगे बताइएगा आप यहाँ पर सभी। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर आप परीक्षा निरीक्षक के तौर पे हम अपनी उसमें ड्यूटी क्या है बिल्कुल नहीं लगवाएंगे। क्यों नहीं लगवाएंगे? क्योंकि देखिए आप वहाँ पर क्या होंगे कि एक पिता होंगे, तो पिता के मन में क्या होगा, स्वार्थ की भावना उत्पन्न हो सकती है अपने बेटे के लिए। तो आप कभी भी अपनी जो ड्यूटी है तो वहाँ पर नहीं लगवाएंगे, क्योंकि ये जो स्वार्थता आपकी होगी ये वहाँ पर उचित नहीं होगी। तो देख लीजिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या हमारा, कि आप अपने साथियों में जो आपके साथ पढ़ते हैं में सबसे ज़्यादा पसंद करेंगे, तो आप किसे सबसे ज़्यादा पसंद करेंगे? ऑप्शन 1 है जो परिश्रमी होते हैं तथा समय की पाबंदी का ध्यान रखते हैं। ऑप्शन 2 है जो कक्षा अध्यापक को खुशामद करके अपना हुआ आपका भी काम निकाल सकते हैं। ऑप्शन 3 है जो बातूनी हो और बात करके सब पर अपना प्रभाव जमाते हो। ऑप्शन 4 है जो देखने में आकर्षक हो और सच कर रहते हैं। तो यहाँ पर आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा सही होगा ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। आप उन्हीं विद्यार्थियों या उन्हीं साथियों के साथ रहेंगे जो परिश्रमी होते हैं तथा उन्हें समय का पाबंद होगा, क्योंकि जब चीज़ें वे सकारात्मक करेंगे तो आपके अंदर भी सकारात्मकता आएगी और उनके अंदर जब रुचि रहेगी पढ़ने की तो आप भी पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे शिक्षार्थियों से या ऐसे विद्यार्थियों से दोस्ती कर लें जो हमेशा आपसे बात करते रहें, या आपको वो बहुत सुंदर दिखे, या तो वो सिर्फ टीचर को खुश करते रहें और अपना काम करें और आपका भी काम करवाएं। ऐसे शिक्षार्थियों से हमें क्या करना है, दूर रहना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपका। क्वेश्चन है कि पर्यावरण विषय में बालकों की रुचि उत्पन्न करने के लिए क्या करना चाहिए। आप एक शिक्षक हैं तो पर्यावरण का विषय है, आप उसमें शिक्षक हैं तो बच्चे में रुचि उत्पन्न करना है, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन 1 है कहानी एवं खेल विधि से शिक्षण। ऑप्शन 2 है विद्यालय की ओर से पुस्तकें उपलब्ध कराना। ऑप्शन 3 है उस विभाग चक्र में पर्यावरण विषय के लिए अतिरिक्त कलांश देंगे। ऑप्शन 4 है कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षा की व्यवस्था करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं उत्तर क्या होगा हमारा। उत्तर होगा कहानी एवं खेल विधि से शिक्षण। देखिए जब भी बच्चे को हम क्या करेंगे, रुचि उत्पन्न करना है तो उन्हें कहानी बताएंगे और उन्हें खेल मतलब प्ले वे मेथड में सिखाएंगे, ताकि बच्चा खेल खेल में चीज़ों को सीखे और उन्हें रुचि उत्पन्न हो। ऐसा नहीं है कि हम उन्हें भी चीज़ों को रटाएंगे या इस तरीके से सिखाएंगे। आप उन्हें खेल खेल में सिखाइए, उन्हें कहानी सुनाइए, इस तरीके से बच्चे में क्या होगा कि रुचि उत्पन्न होगा और बच्चा पढ़ेगा। तो देखिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन था आज का। ये टॉप 50 क्वेश्चन लेकर हम चल रहे हैं। ये जो आपके ऑनलाइन मोड पेपर आ रहे हैं उस हिसाब से ये हम आपको प्रीवियस ईयर भी हम कराएंगे आपको, लेकिन अभी ये टॉप 50 आपके डेली ये प्रैक्टिस सेट चलेंगे। तो चलिए वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो प्रोवाइड करूँ वो आप तक जरूर पहुँचे।